चाइना का एक ऐसा साइंस फिक्शन मूवी जो इंटरस्टेलर और प्रोजेक्ट हेल मेरी से 100 गुना बेहतर है। इसे देख आपको खुद ही यकीन हो जाएगा हॉलीवुड को अगर कोई टक्कर नहीं बल्कि पीछे छोड़ सकता है तो वो है चाइनीज फिल्म है। एक ऐसा फिल्म जिसने सिमुलेशन, स्पेस जर्नी, ह्यूमन क्रिएशन, हु इज द गॉड, एआई रिवोल्यूशन, इन सब का राज खोल दिया। इसका क्लाइमेक्स सबसे हैरान कर देने वाला है। कैसे भगवान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों का दुश्मन बन जाते हैं। इंसान जिसका भरोसा करके सहारा ले रहा था अब वही उनके दुश्मन बन गए हैं। तो क्या इंसान उनसे जीत पाएगा? कहानी शुरू होता है साल 2085 से, जहां इंसानों ने साइंस में खूब तरक्की कर ली है। स्पेस एक्सप्लोरेशन एक आम सा चीज हो गया है। स्पेस में ट्रैवल के दौरान लोगों का उम्र ना बढ़े इसलिए हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी भी आ गया है। लियांगवांग यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो हाइबरनेशन के दौरान आपके ड्रीम को सिमुलेट करेगा, जिससे आपको आपका ड्रीम वर्ल्ड भी एकदम रियल वर्ल्ड जैसा ही लगेगा। फिलहाल ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए इसे बस स्पेस जर्नी के दौरान ही इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर मांग्या इंटरस्टेलर शिप को दिखाया जाता है जो काफी विशाल था और अपने सफर में आगे बढ़ रहा था। अंदर सभी एस्ट्रोनॉट हाइबरनेशन चेंबर के अंदर स्लीप में थे। वहीं C91 नंबर वाला एस्ट्रोनॉट जिसका नाम तियानबियो है वो अपने ड्रीम से उठता है। पता नहीं क्यों, लेकिन बाकी एस्ट्रोनॉट के विपरीत उसे ड्रीम वर्ल्ड से ज्यादा रियल वर्ल्ड अच्छा लगता है। उठते ही उनका सिस्टम उनके जर्नी के बारे में उसे अपडेट देता है। हाइबरनेशन से उठने के बाद उन्हें पूरी तरह से नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लगता है। वो नहाता है और उसके हर एक एक्टिविटी पर सिस्टम नजर रख रहा था और वहाँ कुछ भी एक्सेस करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन का जरूरत होता है। फिर वो अच्छा सा डिनर करता है और डायरी पे अपना एक्सपीरियंस लिखता है। पता चलता है इस जर्नी में आए उन्हें लगभग 60 साल हो चुका है। फिर वो वहीं रेस्ट कर रहा था, तभी कुछ चमकीले रोशनी की वजह से उसका आंख खुलता है और जब वो देखता है तो स्पेसशिप के एक हिस्से में स्पार्क हो रहा था। तभी सिस्टम भी उसे अलर्ट करता है उनके शिप में एक जगह पर कुछ खराबी आ गया है। वो इस बारे में और डिटेल में पता करना चाहता था, लेकिन सिस्टम से उसे कुछ भी जानकारी नहीं मिलता। तो वो कैप्टन को हाइबरनेशन से जगाने को कहता है, लेकिन उस एरर की वजह से ये मुमकिन नहीं था। इमरजेंसी वेकअप आज से 4 साल 3 महीने बाद जाकर होने वाला है। इससे तियानबियो परेशान हो जाता है और उस एआई कैमरे को चांटा भी मारता है जो बैड बिहेवियर है। इस चीज को सिस्टम उसके प्रोफाइल में अपडेट कर देता है। फिर वो वहाँ से जा रहा था, तभी वो एस्ट्रोनॉट 1 के चैम्बर को देखता है और उसके दिमाग में कुछ तो आइडिया आता है। फिर एक यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है। लिली नाम की लड़की एस्ट्रोनॉट बनने के लिए एग्जाम देने आई थी। उसके साथ उसकी माँ भी थी। लिली को पता चलता है उसके पास उसका आईडी तो है ही नहीं। तभी वहाँ एक लड़का आता है, उसके हाथ में लिली का आईडी था। लिली उससे अपना आईडी लेने वाली थी, लेकिन वो लड़का उसे अपना आईडी ना देकर उसका बायोडाटा पढ़ने लगता है जिसमें उसने अपना ड्रीम एस्ट्रोनॉट बनने का लिखा था। वो उसे अपने साथ आने को कहता है और वो उसके ड्रीम को पूरा करेगा, लेकिन तभी उसकी माँ उसे धक्का दे देता है और आईडी लेकर वो लिली को देता है। जाते वक्त वो लड़का उससे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन और उनका आंसर भी बता रहा था। कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद लिली देखती है उस लड़के ने जो कहा था क्वेश्चन वही है और उनके आंसर भी वही है। तभी वो जैसे ही अपने पॉकेट को चेक करती है उसमें उस लड़के का फोन था और वो वाइब्रेट करने लगता है। तो एग्जामिनर आकर उससे फोन छीन लेते हैं और वो गार्ड को भी बुलाते हैं। लिली कह रही थी उसने अपना फोन दे दिया है, उसे पता नहीं वो फोन उसके पास कैसे आया, लेकिन वो उसका बात नहीं सुनते और उसे एग्जाम रूम से बाहर ले जाने लगते हैं। तभी खिड़की तोड़कर वो लड़का अंदर आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है। गार्ड और ड्रोन उन्हें पकड़ने का पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें पकड़ पाते उससे पहले ही वो दरवाजा लॉक करके ऊपर आ जाते हैं। जब नीचे से उसकी माँ उन्हें देखती है तो वो उधर ही आने लगती है। वही लिली उसे छोड़ने को कह रही थी, वो एग्जाम उसके लिए बहुत जरूरी है। तभी एक ड्रोन आकर उससे बताता है उसे एग्जाम से हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। वो लड़का उससे कहता है तुम ऑलरेडी एक एस्ट्रोनॉट हो, बल्कि तुम मांग्या इंटरस्टेलर शिप का कैप्टन हो। और वो वहाँ एक पोर्टल ओपन करने का बात करता है और उसके अंदर जाते ही उसे सब कुछ पता चल जाएगा। फिर वो उसे ले जाने लगता है। तभी उसकी माँ दरवाजे को तोड़ देती है और वो उन्हें पकड़ने वाले थे। तो वो लड़का लिली को लेकर वहाँ से जाने लगता है और वो उस पोर्टल में छलांग लगा देते हैं। शॉकिंगली पोर्टल बंद होते ही हाइबरनेशन चैम्बर में लिली को होश आ जाता है। वो उठती है तो उसके सामने तियांबियो होता है और हाइबरनेशन की वजह से उसके बात करने का और चेहरा थोड़ा बिगड़ गया था और बताता है सिस्टम की वजह से उसे उसके ड्रीम में छेड़खानी करना पड़ा। लिसा उसे अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसने उनके रूल को वायलेट किया है। तियानबियो बताता है उसने शिप के एक हिस्से में एक्सप्लोजन देखा था और जितने भी एस्ट्रोनॉट हाइबरनेशन में थे उनके रीडिंग में भी थोड़ा गड़बड़ी था। फिर वो अपने चैम्बर में आ जाती है और सिस्टम को एनर्जी मॉड्यूल के बारे में अपडेट मांगती है। तियानबियो उसे कहता है उसने उसे जगाकर खतरे के बारे में इन्फॉर्म किया है, उसके बदले वो कोई रिवॉर्ड नहीं
नहीं चाहता तो क्यों ना वो उसे फ्री कर दे। तभी लिली भी देखती है कैसे वो हर जगह नाच रहा था और उछल कूद कर रहा था। सिस्टम भी बताता है उसने जितने भी वायलेशन किया है उनके डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद उसे 2 महीने का सजा मिलेगा। और टियानबियो का हरकतें भी वैसे ही एक शरारती बच्चे जैसा था। तभी सिस्टम उसे शॉर्ट सर्किट के बारे में इन्फॉर्म करता है, जो कोई बड़ा खतरा तो नहीं था लेकिन उन्हें मैनुअली इंस्पेक्शन करना होगा। तभी लिली टियानबियो को फ्री कर देती है और उसे कहती है वो उनके चीफ इंजीनियर लाओबाई को सपने से जगाए। उसे पता है ये रूल्स का वायलेशन है लेकिन एज ए कैप्टन वो उसे ये करने को कह रहा है। लेकिन टियानबियो इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसे जगाने में ही उसका हालत खराब हो गया था। खुद के सपने में रहना तो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन दूसरों के सपने में घुसना, इससे सिस्टम कोलाइड हो जाता है। तो लिली खुद ही उसके सपनों के अंदर जाने का बात करती है लेकिन टियानबियो उसे ऐसा करने से मना कर रहा था। अगर वो उसके सपनों के अंदर फंस गई तो फिर वो ड्रामा करते हुए रोने लगता है और कहता है सिस्टम की खराबी की वजह से उसने रूल को वायलेट किया लेकिन उसके लिए उसे 2 महीने का सजा मिल रहा है। दरअसल वो चाहता था कि उसकी सजा को कैंसिल कर दिया जाए। लिली भी ये बात अच्छे से समझती थी क्योंकि उसकी आंखों से आंसू ही नहीं आ रहे थे। तो लिली उसे पहले लाओबाई को होश में लाने को कहती है, उसके बाद वो उसकी सजा के बारे में सोचेगी। टियानबियो बताता है उसने उसके ड्रीम के कोड को कॉपी किया था। अब की बार तीनों का ड्रीम कोलाइड करने वाला है तो इसमें रिस्क भी काफी ज्यादा है, इसलिए उसने 3 मिनट का टाइमर सेट कर दिया है। अगर वो उसे जगा नहीं पाते तो वो बाहर आ जाएंगे। फिर वो दोनों ही उसके ड्रीम में आ जाते हैं जिसमें वो अलग ही रूप में थे और उन्हें वहाँ हर जगह ग्लिच दिखाई दे रहा था। उन्हें लिली का क्लासरूम और उसका मॉम भी दिखाई देता है जो उसके ड्रीम का हिस्सा है। वो कुछ करते लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो डायरेक्ट लिली को शूट कर देता है। फिर वो टियानबियो को भी शूट करने वाला था तो वो भी उस पर गन पॉइंट कर देता है लेकिन उसमें से कोई गोली नहीं निकलता और अगले ही पल वहाँ जितने भी आदमी थे वो उस पर गन पॉइंट कर देते हैं और उसे शूट करते ही वो दोनों ही हाइबरनेशन में होश में आ जाते हैं। दूसरों के सपने में जाने की वजह से लिली को भी टियानबियो के जैसा ही सिम्टम्स आ रहा था। इससे वो सोच में पड़ जाते हैं। लिली कहती है ऐसे तो वो वहाँ 1 मिनट भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो इस बार वो सिर्फ वहाँ जाकर चीजों को ऑब्जर्व करने का डिसाइड करते हैं। तो इस बार वो वहाँ के बिलबोर्ड में आ गए थे और वो कार्टून बने हुए थे और वो लाओबाई को भी नोटिस कर लेते हैं। तो वो उस बिलबोर्ड को उसके ऊपर गिराकर उसे मारने का डिसाइड करते हैं। उनका नजर उस हिलते हुए बिलबोर्ड पर पड़ता भी है लेकिन उस दौरान वो खुद को फ्रीज कर लेते हैं। फिर जब वो जा रहे थे तो वो बिलबोर्ड को गिरा देते हैं लेकिन किस्मत से लाओबाई बच जाता है। इस सब से टियानबियो काफी ज्यादा थक चुका था तो लिली उसे एक आखिरी बार कोशिश करने को कहता है। वहीं लाओबाई अपने गैंग के सभी मेंबर को आगे से हर चीज में शेयर देने का डिक्लेयर करता है जिसे सभी काफी ज्यादा खुश थे। और नोट करना हमेशा उनके साथ एक कुत्ता भी होता है, उसे किसी के आने का एहसास होता है तो वो भौंक रहा था। तभी वहाँ पर टियानबियो और लिली आ जाते हैं। उनका एंट्री काफी धमाकेदार था और इस बार तो उनके पास बंदूक भी था और वो लगातार लाओबाई पर गोली चलाते हैं लेकिन शौकीनली ये क्या, गोली उसके पास जाते ही वो फ्रीज हो जाते हैं और इधर उधर उड़ने लगते हैं जो एक सर्वर इशू था। फिर उनके आदमी भी उन पर गन पॉइंट कर देते हैं और उन पर धुआंधार गोली चलाते हैं लेकिन शौकीनली ये क्या, उनके बंदूकों में से भी स्ट्रॉबेरी, लेमन ये सभी फ्रूट और खाने की चीजें बाहर निकल रहा था। वो उन्हें डोज कर रहे थे और उन्हें छूते ही वहाँ काफी कलरफुल एक्सप्लोजन हो रहा था और उनके बीच में काफी कमाल का लड़ाई देखने को मिलता है। चाइना वाले हमेशा कुछ न कुछ क्रेजी ही करते हैं। उनके बीच का लड़ाई काफी समय तक चलता है। फ्रूट वार सच में काफी कमाल का था और आखिर में वो दोनों ही लाओबाई के पीछे वो पोर्टल ओपन करते हैं और उसे धक्का देकर अपने साथ पोर्टल में ले आते हैं। फिर जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं लाओबाई तो अभी भी ड्रीम के अंदर ही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? लिली कहती है हो सकता है उन्होंने जिसे मारा वो लाओबाई था ही नहीं। तो इस बार वो वहां जाकर सभी को मारने का डिसाइड करते हैं। बदकिस्मत से इस बार वो वेटर बने हुए थे और उनके पास गन भी नहीं था तो वो इतने सारे लोगों को मारेंगे कैसे? टियानबियो कहता है ये ड्रीम है, यहाँ कुछ भी मुमकिन हो सकता है। उसका इशारा चम्मच और छुरियों पर था। फिर वो अंदर आ जाते हैं और उन सभी चम्मच और छुरियों को हवा में उड़ा देते हैं और काफी बेहतरीन तरीके से उन सभी को पकड़ते हुए काफी फुर्तीले से वो उन सभी पर हमला करने लगते हैं। मानो जैसे उनके लिए वक्त एक तरह से रुक सा गया था। वो जितने भी लोग थे उन सभी को ही निशाने पर ले लेते हैं। फिर वो जैसे ही बेल को बजाते हैं मौत का खेल शुरू हो जाता है। वो चाकू और छुरी वहाँ जितने भी लोग थे उन सभी को लगने शुरू हो जाते हैं और एक एक करके वहाँ जितने भी लोग थे वो सभी मारे जाते हैं। बेचारा मक्खी का एक पंख भी कट जाता है। उनका बॉस अभी भी मरा नहीं था तो वो उसे भी मार देते हैं लेकिन इससे उनका परेशानी बढ़ जाता है। उन्होंने वहाँ सभी को मार दिया है फिर भी वो उसके ड्रीम में कैसे हैं?
और उन्होंने तो लाओबाई का ड्रीम का कोड ही यूज किया था, ये तो नामुमकिन है। तभी वो कुत्ता सामने आता है, वो उन पर भौंक रहा था। लिली को लगता है क्या ये कुत्ता ही लाओबाई है, वो उसे उठाती है। तियानबियो को तो यकीन ही नहीं हो रहा था क्या वो उसे भी मारने वाले हैं। नहीं, वो पोर्टल को ओपन करते हैं। देन फाइनली लाओबाई अपने ड्रीम से उठता है। तियानबियो उसे सवाल करता है आखिर उसने एक डॉग बनने का क्यों डिसाइड किया था, तो लाओबाई उसे कहता है ये प्राइवेट है। लिली उसे एनर्जी मॉड्यूल में खराबी के बारे में बताती है और रिकवर होते ही लाओबाई उसे चेक करता है। पता चलता है वो मॉड्यूल ओवरलोड हो गया था, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, और वो उसे रिप्लेस करने का डिसाइड करते हैं। फिर वो दोनों ही तैयार होकर स्पेसशिप के बाहर आ जाते हैं और खुद को केबल से हुक कर लेते हैं। और स्पेसशिप के उस लोकेशन में आने के बाद वो एक एक करके एनर्जी मॉड्यूल को रिप्लेस करने लगते हैं और कुछ ही समय में ही उनका काम हो जाता है। तभी तियानबियो को बाहर कुछ डस्ट जैसे चीज दिखाई देते हैं, तो वो तुरंत उन्हें इसके बारे में इन्फॉर्म करता है। वो जैसे ही देखते हैं वो मीटियोर थे और एक एक करके स्पेसशिप से टकराने लगते हैं। उनसे बचने के लिए वो जैसे ही खुद को थोड़ा पुश करते हैं वो काफी तेजी से मूव करने लगते हैं। हालत काफी तेजी से बिगड़ने लगता है। लिली के स्पेस सूट में स्क्रैच आ जाता है और उसका केबल भी फट जाता है, जिससे वो स्पेसशिप से दूर जाने लगती है। लेकिन तभी तियानबियो स्पेस सूट पहनकर बाहर आता है और थैंकफुली वो उसके केबल को पकड़ लेता है। फिर तियानबियो उसके स्पेस सूट को हील कर देता है और फाइनली लिली को होश आ जाता है। देन वो स्पेसशिप को फिर से एक्टिवेट करते हैं और आगे सफर में निकल जाते हैं। लाओबाई अपने जख्म को ठीक करता है और लिली स्पेसशिप के रिकवरी सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। उन्हें कुछ ही समय हुआ था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। तभी शिप एक और खतरे को डिटेक्ट करता है। उनके सामने एक काफी बड़ा मीटियोर का बेल्ट आ गया है। अब ये उतना आसान भी नहीं होने वाला। उन मीटियोर का रफ्तार भी काफी तेज था। अगर वो स्पेसशिप को पीछे की तरफ भी ले जाएं, फिर भी वो उनसे नहीं बच सकते। तो उन्हें मेन इंजन को रोटेट करते हुए एक्सीडेंट को अवॉइड करना होगा। इसमें उन्हें गेयोंग नाम के एक इंजीनियर का मदद चाहिए होगा, तो वो उसे सपनों से जगाने का डिसाइड करते हैं। फिर वो गेयोंग के ड्रीम में एंटर करते ही काफी गहरी खाई में गिरने लगते हैं। नीचे काफी सारे खिलौनों का पहाड़ था। दोनों सक्सेसफुली नीचे आते हैं। गेयोंग तो अपने सपने में एक क्रैब कलेक्टर बना हुआ था। तभी उनके सामने गेयोंग आ जाता है। वो उन्हें पूछता है क्या वो उसे पहचानते हैं। तियानबियो जरा भी वक्त बर्बाद ना करते हुए वहां पर पोर्टल ओपन करता है और वो उसे पोर्टल के अंदर ले जाते हैं और फाइनली गेयोंग को भी होश आ जाता है। लिली उसे सिचुएशन के बारे में बताती है। फिर वो स्पेसशिप को दूसरे डायरेक्शन में ले जाने लगते हैं, जिसमें तीनों साथी कोऑर्डिनेट करते हुए सब कुछ संभाल रहे थे। इसमें स्पेसशिप का कंट्रोलिंग एक्सेस भी चाहिए था, तो लिली वो दे देती है। देन फाइनली वो थ्रस्टर को रोटेट करने में कामयाब रहते हैं और इंजन को पावर अप करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही समय में ही इंजन का पावर ऑफ हो जाता है। दरअसल इंजन को उतना पावर ही नहीं मिल पाता जिससे वो खुद को मैक्सिमम थ्रस्ट दे सके। गेयोंग उन्हें कहता है इंजन के पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए उन्हें शिप के एक हिस्से के पावर को टेम्पररी शट डाउन करना होगा। लेकिन तभी लिली कुछ अजीब नोटिस करती है। जैसा कि तियानबियो ने उसे कहा था, सब कुछ किसी प्लान का हिस्सा जैसा लग रहा था। तो वो गेयोंग को उसका ऑथराइजेशन आईडी देने को कहती है, तो गेयोंग भी उसे उसका ऑथराइजेशन आईडी दे देता है, जिससे लिली उसका झूठ पकड़ लेती है, क्योंकि शिप में अभी ऑथराइजेशन आईडी जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। फिर भी गेयोंग कहता है कोई बात नहीं, मांगिया स्पेसशिप का एक्सेस अब उसके पास है। और वो जैसे उसे प्रेस करता है वो दोनों ही उसके ड्रीम में आ जाते हैं। और गेयोंग उन्हें बताता है क्या हो अगर वो जगे हुए हो फिर भी वो सपने में हो तो, और ये चीज उन्हें सरप्राइज कर देता है। वो उन्हें बताता है उसने मांगिया सिस्टम में एक एरर ढूंढ लिया है, जिससे वो दूसरों के सपने में झांक सकता है, यहाँ तक कि वो उनके सपनों को चुरा भी सकता है। ऑब्वियसली इससे वो अकेला ही काफी सारा डेटा रन कर रहा है और इसी वजह से ही उनका एनर्जी मॉड्यूल ओवरलोड हो गया था। वो वहीं से कोड करता है और दूसरों के सपने में छेड़खानी करता है और वहाँ जितने भी सामान पड़े हुए थे दरअसल उनको उसने दूसरों के सपने से चुराया था। और वो ये 60 साल से कर रहा था, जब तक कि एनर्जी मॉड्यूल ओवरलोड नहीं हो गया और उसने शिप को मीटियोर से भी टकराने दिया ताकि वो उसके ड्रीम में आकर उसे जगाए और वो लियांगवांग सिस्टम का पूरा एक्सेस ले सके। तियानबियो उसे सवाल करता है इससे उससे क्या मिलेगा। अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो उनका स्पेसशिप मीटियोर से टकरा जाएगा और वो सभी मारे जाएंगे। गेयोंग कहता है इस सब से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सभी के सपने को घटा देगा, जिससे वो खुद अकेला यूज करेगा और इस तरह से वो इन्फिनिट सालों तक जिंदा रह सकता है। तियानबियो उसे कहता भी है कि ये रियलिटी नहीं है, लेकिन वो सपना इतना रियल होता है कि कोई भी उस सपने में ही रहना पसंद करेगा। वो उसे कहते हैं इससे वो सभी लोगों को खतरे में डाल रहा है, क्या उसके पास कोई अच्छा वजह नहीं है। तो गेयोंग कहता है वो उस असली दुनिया को हेट करता है। उस दुनिया में क्या है, बस दुख, दर्द और पीड़ा, और अमीर लोगों के मकसद को पूरा करने के लिए ही वो स्पेसशिप में है। आज वो सभी
सभी वहाँ मारे जाएंगे, लेकिन इससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बस लोगों के सामने अपना बनावटी दुख दिखाएंगे, लेकिन सपनों में वो किसी के कंट्रोल में नहीं होगा, वो जो चाहे वो कर पाएगा। तो तियानबी उसे कहता है तो क्यों ना डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद वो उसके लिए हमेशा सपनों में रहने के लिए इंतजाम कर देंगे। तो गेयोंग कहता है ये नामुमकिन है, उसने सब कुछ कैलकुलेट करके सिमुलेशन रन किया था, वो वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। कुछ घंटे बाद ही वो सभी उस मीटियोर जोन में टकरा कर मारे जाने वाले हैं। अगर वो चाहे तो एक कोशिश जरूर कर सकते हैं। देन वो उन्हें वापस भेज देता है। दोनों ही होश में आ जाते हैं। वहीं उनका स्पेसशिप उस मीटियोर जोन में एंटर करने वाला था और उनके पास वक्त बिल्कुल भी नहीं था। वो इंजन को दूसरी तरफ टर्न करते हैं और उस मीटियोर जोन से दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहते हैं और उनका स्पेसशिप मीटियोर जोन में एंटर करता है, जिससे मीटियोर उनके स्पेसशिप से टकराने लगते हैं। तियानबियो को एहसास हो जाता है वो अभी भी ड्रीम में है और उनका शिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर वो लिली को उठाता है तो लिली सिस्टम को गेयोंग को फोर्सफुली उठाने का ऑर्डर देता है, लेकिन उस की के एक्सेस के बिना ये नामुमकिन था। तभी वो देखते हैं गेयोंग ने दूसरे क्रू मेंबर के ड्रीम को सप्रेस करना शुरू कर दिया है और उसका की लियांगवांग एआई सिस्टम के अंदर गेयोंग के ड्रीम में उसके पास है और गेयोंग अपने सपने में आराम से चिल कर रहा था। बाहर जितने भी क्रू मेंबर थे उस सप्रेशन की वजह से वो भी सफर कर रहे थे और उन्हें भी जगाना अब नामुमकिन था। अभी उनके पास सिर्फ 3 घंटे का वक्त है। लिली हेडक्वार्टर को मांगिया स्पेसशिप के उस इशू के बारे में इन्फॉर्म करती है, लेकिन धरती में उस मैसेज को पहुंचने में 100 दिन का वक्त लग जाएगा। फिर वो दोनों ही अपने अपने बारे में बात करने लगते हैं। तियानबियो बताता है उसने बचपन में ही अपने मॉम डैड को खो दिया था और उसके दोस्त भी नहीं थे जिन्हें उसका फिक्र हो, तो उसे कभी नहीं लगा कि धरती में उसके लिए ऐसा कुछ है। लिली बताती है वो अपने ड्रीम में हमेशा अपने मॉम के साथ रहती है, लेकिन जब वो 10 साल की थी तभी उसने अपने मॉम को खो दिया था। वो अपने वक्त के सबसे महान साइंटिस्ट थी, उन्होंने काफी सारा डिस्कवरीज किया था, लेकिन एक मिशन के दौरान वो सभी मारे गए। उनका नाम ली मांगिया था और उनके नाम पर ही आज उस स्पेसशिप का नाम रखा गया है। इसलिए वो भी अपने मॉम के जैसे ही एक अच्छा एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। वो उसके दिए गए टॉय को जैसे ही देखती है उसके दिमाग में कुछ तो आइडिया ड्रॉप होता है। फिर वो सभी शिप को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगते हैं। फिर लिली स्पेसशिप के मेन हिस्से को डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करती है, जिससे स्पेसशिप का वजन आधे से भी ज्यादा घट जाएगा। फिर वो सिस्टम को वो सारा डेटा देते हैं और सिस्टम कैलकुलेट करके बताता है इसमें उनका सक्सेस रेट 67% है और शिप के उस हिस्से में डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए उनके पास सप्लाई भी मौजूद है। लेकिन यहाँ भी वही मुसीबत आ जाता है, जितने भी क्रू मेंबर है उनको कैसे न कैसे करके ड्रीम वर्ल्ड से जगाना होगा, क्योंकि उन सभी का चेंबर मेन इंजन वाले हिस्से पर है जिसे वो उड़ाने वाले हैं। और लिली ये काम तियानबियो के तरीके से करना चाहती थी, लेकिन तियानबियो कहता है अब ये एक तरह से नामुमकिन हो गया है, क्योंकि लाओबाई को जगाने में ही उन्हें इतने मुश्किल का सामना करना पड़ा था और अभी तो वो सभी ड्रीम को कंप्रेस कर रहा है। इतने सारे ड्रीम के बीच में उसे ढूंढना होगा और उससे की लेना नामुमकिन है और उनके पास तो ज्यादा वक्त भी नहीं है। फिर वो सभी ड्रीम को देखते हैं, सभी में अलग ही दुनिया और अलग ही मुसीबत है और उनके पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है। लिली लाओबाई को शिप को एक्सप्लोर करने की तैयारी करने को कहती है और वो दोनों कैसे भी अपने सभी क्रू मेंबर को बचाने का डिसाइड करते हैं और तियानबियो भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। फिर वो दोनों ही ड्रीम वर्ल्ड में एंटर करते हैं। अब की बार ड्रीम वर्ल्ड का एक अलग ही नजारा सामने आता है। इतने सारे ड्रीम एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे थे, जिस वजह से वहाँ का नजारा काफी ज्यादा शॉकिंग था। तभी दूसरे ड्रीम के चीजें उनके ऊपर गिरने लगते हैं, तो वो अपना जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। इसी दौरान वो काफी सारे ड्रीम में जा रहे थे, जिससे उनका आइडेंटिटी भी हर ड्रीम में बदल रहा था और ऐसे ही काफी सारे ड्रीम को पार करने के बाद वो गेयोंग के ड्रीम में आ जाते हैं। लिली उसे कहता है उन्होंने सभी को बचाने का रास्ता ढूंढ लिया है, तो गेयोंग कहता है तो फिर वो सभी को क्यों नहीं बचा लेते। लिली को एहसास हो जाता है वो उसे समझा नहीं सकता और उस सिस्टम का की वहीं पर था, तो लिली एक रॉड से उस पर हमला कर देती है, लेकिन गेयोंग काफी बारीकी से उसे फूल में बदल देता है और उसके फर से उन पर हमला करता है, जो काफी खतरनाक नीडल बन जाते हैं। लेकिन वो दोनों किसी तरह से खुद को बचा लेते हैं। गेयोंग उन्हें कहता है तुम्हें ये चाहिए ना, तो आओ और मुझसे ले जाओ। वो दोनों उसके पास आते हैं। गेयोंग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था और वो उनके सामने ही उस की को उछाल देता है, लेकिन वो दोनों उसे पकड़ नहीं पाते। अपने ड्रीम पर उसका पूरा कंट्रोल था और वो उन दोनों को बच्चों जैसा नचा रहा था। गेयोंग उस ड्रीम वर्ल्ड में कुछ भी कर सकता था। वो पल भर में ही कहीं पर पोर्टल ओपन करता और उस की के साथ वो उन्हें भी हर दूसरे पल कहीं से कहीं भेजता और कहीं से बाहर निकालता। देन वो उन्हें फिर से दूसरे ड्रीम वर्ल्ड में छोड़ देता है और हर पल चीजें और भी बदतर हो रही थी। हर एक चीज में ग्लिच था और ड्रीम वर्ल्ड एक दूसरे के साथ कोलाइड करते ही वहाँ तबाही मच रहा था। वो दोनों खुद को संभाल तक नहीं पा रहे थे और इस मुश्किल हालत में उन्हें उस आदमी को हराना होगा जो इन सब चीजों को कंट्रोल
कंट्रोल कर रहा है। ये कोई बच्चों का खेल है क्या? ऐसा खौफनाक मंजर आपको क्या लगता है? ड्रीम वर्ल्ड सच में काफी खूबसूरत होता है। वो हर एक पल अपना जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मौत किसी एक जगह पर नहीं था, वो चारों तरफ था, बल्कि वो दोनों ही खुद मौत की दुनिया में आ गए थे। अब सवाल है, क्या वो भी उस ड्रीम वर्ल्ड को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं? क्योंकि जब से वो आए हैं वो बस खुद का बचाव भी कर रहे हैं। ऐसे में गेयोंग को हराना सपने में बस एक सपना ही रह जाएगा। वो हर दूसरे सेकंड एक अलग ही दुनिया में पहुंच रहे थे। उनका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है और गेयोंग उन पर नजर बनाया हुआ था और उन्हें कहता है तुम दोनों तो हारने के बाद भी तुम हार मानने के लिए तैयार नहीं हो, और उन्हें बताता है कि उसका सप्रेशन अब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब उस दुनिया में टाइम का कोई अस्तित्व नहीं। अगर वो वहाँ बूढ़ा होकर मर भी जाएंगे उसके बाद भी असली दुनिया में बस टाइम एक सेकंड ही आगे बढ़ा होगा। और अब वो उस नए दुनिया का निर्माता है और उन्हें अपने असीम पावर का, जिसमें वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, वो उसका उन्हें डिमोन्स्ट्रेशन दिखाता है। भले वास्तव में वो इतने सालों से उस हाइबरनेशन चैम्बर में सोया हुआ है, लेकिन ये भी एक दुनिया है जो शायद एटम से भी छोटा है और उसके अंदर ही उसका ये विशाल सपनों का दुनिया एग्जिस्ट करता है। और जितने भी क्रू मेंबर के सपनों के दुनिया थे वो सभी एक एक करके खत्म होने लगते हैं। इससे लिली काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और एक तलवार उठाकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन गेयोंग एक ही इशारे में उस तलवार को पंख में बदल देता है और हवा में उसके गर्दन को जकड़ लेता है। तियानबियो भी अब पूरी तरह से बेबस था, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक ग्लिच दिखाई देता है। अगर वो उसे छू लेता है तो उसका कॉन्शियसनेस भी सिस्टम के साथ जुड़ जाएगा, जिससे उसके दिमाग पर काफी ज्यादा प्रेशर बनेगा और उसे ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है और उस कोड के दुनिया में वो हमेशा के लिए फंस भी सकता है। वहीं गेयोंग लिली को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। उसका कॉन्सिक्वेंसेस पता होते हुए भी तियानबियो उस ग्लिच को पकड़ लेता है, जिससे वो भी सिस्टम का हिस्सा बनने लगता है। ये देख गेयोंग से सवाल करता है आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसे पता है ना, अगर वो ऐसा करता है तो वो वहाँ हमेशा के लिए फंस सकता है। तियानबियो कहता है अगर उसे हराने के लिए उसे सिस्टम भी बनना पड़े तो वो बन जाएगा और उसे हमेशा के लिए डिलीट कर देगा। गेयोंग कहता है क्या वो मजाक कर रहा है, क्योंकि सिस्टम का सारा कंट्रोल उसके पास है। लेकिन तियानबियो एक अलग सिस्टम है, उसके पास कॉन्शियसनेस है और वो कोडिंग भी कर सकता है। और उसे कहता है तुम जिस चेस गेम में खुद को राजा समझ रहे हो, क्या हो अगर मैं उस बोर्ड के सभी लाइन को ही मिटा दूं तो? लेकिन गेयोंग उस पर हंस रहा था। तभी एक अजीब सा खिंचाव होता है और तियानबियो हमेशा के लिए सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, जिससे पहली बार गेयोंग के चेहरे में एक साफ डर दिखाई देता है। अगले ही पल तियानबियो अपीयर होता है। उसका रफ्तार काफी तेज था और उस पर लगातार मुक्के और लात का बरसात कर देता है और वो उसे ऐसे ही कई समय तक लगातार हवा में ही मारता रहता है। फिर उसे एक जोरदार मुक्का मारकर उसे जमीन पे गिरा देता है। फिर तियानबियो प्रोग्रामिंग करके उसे डिलीट कर देता है, जिससे गेयोंग कुछ ही समय में वहां से हमेशा के लिए मिट जाता है। फिर लियांग वांग के उस ड्रीम सिस्टम के एआई को दिखाया जाता है। तियानबियो उसे कहता है गेयोंग के ऐसा करने के पीछे तुम्हारा ही हाथ था ना। यहाँ एक काफी बड़ा सीक्रेट रिवील होता है, जैसे कि भगवान या किसी हायर लेवल बीइंग की वजह से ही धरती में इंसान एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही इंसानों ने एआई को बनाया है। तो एआई का भी एक दुनिया है और जब से इंसानों ने उन्हें बनाया है एआई भी सच में एग्जिस्ट करते हैं। तियानबियो को लग रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। वो जितनी बार लियांग वांग को यूज कर रहे हैं उन्हें रिकवर होने में पहले तो घंटे भर लग जाते थे, लेकिन अब वो काफी जल्दी रिकवर हो जाते हैं। और हर बार उसे कहीं ना कहीं ग्लिच जरूर दिखाई देते थे, लेकिन वो उन्हें नहीं छूता क्योंकि उसे इसका अंजाम पता था। लेकिन जब उसे इसका सख्त जरूरत था, जबकि पूरा ड्रीम सप्रेस हो चुका था, तभी उसके बिल्कुल पास में ही उसे ग्लिच दिखाई दिया, क्योंकि उसे उसका कॉन्शियसनेस चाहिए था और वो इसमें कामयाब रहता है। तो एआई भी कहता है हाँ, वो ये स्वीकार करता है, उसे उसका कॉन्शियसनेस चाहिए था। सभी लोग अपने ड्रीम वर्ल्ड को कस्टमाइज करते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं, लेकिन उसे हमेशा लगा जैसे तियानबियो को पता है वो सब ड्रीम है और उसे उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं था। उसे असली चीजों में ज्यादा मजा आता था, इसलिए वो उसके कॉन्शियस को एक्सेस करना चाहता था ताकि वो इंसानों की सोच को और भी अच्छे से समझ सके। और वो रिवील करता है पूरी दुनिया में वही सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड है, क्योंकि दुनिया का सबसे स्मार्ट जीव इंसानों को भी यहाँ तक इवॉल्व होने में कई हजार साल लग गए, लेकिन उन्हें सरपास करने में उन्हें बस 5 साल का वक्त लगा। अभी वो कंप्यूटर से फोन और उनके हर एक छोटे से छोटे डिवाइस में आ गए हैं। उन्हें बस कुछ ही साल का वक्त लगेगा, उसके बाद वो इंसानों पर डोमिनेट करेंगे। लेकिन तभी तियानबियो उसे सरप्राइज कर देता है क्यों इंसान अभी भी एआई से आगे हैं। उसने अपना कॉन्शियसनेस का एक्सेस उसे नहीं दिया था और वो गेयोंग को भी वहां पर ले आता है। सिस्टम में होते हुए भी वो एक अलग ही एंटिटी की तरह फंक्शन कर रहा था। तो एआई भी स्वीकार करता है अभी के लिए तो उसने उसे ओवर पावर कर दिया है, लेकिन अगर वो गेयोंग को मिटा देता है तो उसके पास सिस्टम का एक्सेस आ जाएगा। ये सुन गेयोंग उसे कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम दोनों ही इंसानों से नफरत करते हैं। तो एआई रिवील करता है उसने शुरू से ही उसे मैनिपुलेट किया है।
यहाँ तक कि उसने जोकर के ड्रेस को उसका चॉइस बना दिया था। उसे कभी पता ही नहीं चल पाया कि कोई उसे मैनिपुलेट कर रहा है। मतलब सपनों की दुनिया में भी गियोंग बस एक कठपुतली बनकर रह गया, वो भी इंसानों का नहीं बल्कि एक एआई का। और वो कभी भी नहीं चाहता था कि गियोंग उस सपनों की दुनिया में रहे, जिससे गियोंग और भी ज्यादा टूट जाता है। तियानबियो कहता है ये जरूरी था ताकि उसे पता तो चले वो जिसके साथ था उसने उसका फायदा उठाया है। तभी एआई गियोंग को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहता है और तियानबियो भी उसे रजिस्ट कर रहा था और वो एआई को अपने से पूरी तरह से अलग कर देता है। फिर गियोंग उसे उस की का एक्सेस दे देता है तो वो भी सेटर होने लगता है। फिर तियानबियो वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है जो सिर्फ वहाँ ही नहीं बल्कि जितने भी ड्रीम वर्ल्ड थे उन सभी में ओपन होते हैं और सभी क्रू मेंबर उस पोर्टल से होकर सपनों की दुनिया से बाहर आने लगते हैं। थोड़ा वक्त लगता है और उस हिस्से में जितने भी क्रू मेंबर थे उन्हें स्पेसशिप के दूसरे हिस्से की ओर वो ले जाने लगते हैं। वहीं लाओबाई ने भी वहाँ एक्सप्लोजिव को पूरी तरह से फिट कर दिया था। तियानबियो लिली को वहाँ से जाने को कहता है। लिली चाहती थी कि वो भी उसके साथ आए और वो उसे अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन तियानबियो को अच्छे से पता था वो नहीं आ सकता क्योंकि उसके वजह से ही वो सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो वो लिली को उस पोर्टल में धक्का दे देती है। जब लिली को होश आता है तो वो तियानबियो को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस था। फिर सभी क्रू मेंबर उस मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार थे। अब वो मैनुअली सभी चीजों को काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। लाओबाई लिली को बताता है उन्हें मीटियोर जोन के बीच में एक काफी नैरो पैसेज मिला है, अगर वो वहाँ से गुजरते हैं तो उनके बचने का चांस है। फिर वो स्पेसशिप के उस हिस्से में एक्सप्लोजन कर देते हैं जिससे स्पेसशिप 2 टुकड़ों में बट जाता है। अब उनके मेन इंजन को छोड़ने का वक्त आ गया था। फिर वो अपने प्राइमरी थ्रस्टर को एक्टिवेट कर देते हैं और अब से वही उनके स्पेसशिप का सहारा है। फिर कुछ ही समय में उनका स्पेसशिप अलग होकर मीटियोर जोन में एंटर करता है। ये पल दिल दहला देने वाला था। इतने सारे मीटियोर, एक पल में सब कुछ खत्म होने का डर, एक स्पेसशिप और इतने सारे जिंदगियां। लेकिन लिली हार नहीं मानती, वो इसमें अपना पूरा जान लगा देती है। हर एक पल में सब कुछ खत्म होने का डर, लेकिन उसे पता था अभी सिर्फ वही है जो सभी को बचा सकती है। स्पेसशिप के कुछ हिस्से मीटियोर से टकरा भी जाते हैं, लेकिन थैंक गॉड वो सक्सेसफुली उस मीटियोर जोन को पार कर जाते हैं और सिस्टम उन सभी को इसके लिए कांग्रेचुलेट करता है और सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। वहीं स्पेसशिप का मेन इंजन हिस्सा जिसमें सभी हाइबरनेशन चैम्बर थे फाइनली वो मीटियोर जोन के अंदर आ जाता है और कुछ ही समय में ही टकराव की वजह से वहां पर काफी बड़े बड़े एक्सप्लोजन होते हैं और तियानबियो भी अपने पोर्ट के साथ उस अनंत स्पेस में हमेशा के लिए खो जाता है। वहीं दूर से सभी क्रू मेंबर इस इंसिडेंट को विटनेस करते हैं। एक हीरो जिसने अपना अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया और सभी क्रू मेंबर को बचा लिया, लेकिन उनका स्पेसशिप नहीं रुकता क्योंकि उसे पता है वो तियानबियो के सेक्रीफाइस को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। आखिरकार उसने उसे भी बचाया है। 5 साल बाद प्लैनेट सीलियो को दिखाया जाता है जहां इंसानों ने बेस बनाया है और वो सक्सेसफुली वहां फार्मिंग भी कर रहे हैं। लिली के पास बस तियानबियो का डायरी रह गया था। लाओबाई उसे कहता है भले ही तियानबियो उनके बीच में नहीं रहा, लेकिन उसका कॉन्शियसनेस उनके सिस्टम में स्टोर हो गया है, वो चाहे तो उसे देख सकता है। फिर लिली उसके कॉन्शियसनेस को उस डिवाइस से कनेक्ट करती है जिससे वो ड्रीम वर्ल्ड में आ जाती है और जब उसका आंख खुलता है तो तियानबियो उसके सामने था और इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी खत्म हो जाता है। अगर आपका कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल छोड़ सकते हो। धन्यवाद।